भारत में संरक्षण यानी कंजर्वेशन की कहानी एक जंग की तरह है। एक ऐसी जंग जो दो अलग अलग मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ है सरकार अपनी नीतियों और कानूनों के साथ, और दूसरी तरफ है वो समुदाय जो पीढ़ियों से इन जंगलों को ही अपना घर मानते आए हैं। चलिए इस दिलचस्प लड़ाई को और करीब से समझते हैं। ये जो आप सुन रहे हैं, ये एक लेप्चा लोकगीत है। ये हमें उस गहरे, उस खूबसूरत रिश्ते की याद दिलाता है जो कभी हम इंसानों का प्रकृति के साथ हुआ करता था। ये बताता है कि हम कुदरत से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक सुर हैं, उसी का एक हिस्सा हैं। असल में हम सब, चाहे इंसान हो या कोई भी दूसरा जीव, एक बहुत ही नाजुक इकोलॉजिकल सिस्टम, एक जटिल जाल का हिस्सा हैं। जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, ये सब कुछ हमें इसी सिस्टम से मिलता है। जब हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ अलग अलग तरह के जानवर और पौधे नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसा ताना बाना जहाँ हर चीज़, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर है। और इस मामले में भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। हमारे पास पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का एक बेशकीमती खजाना है। पर दुख की बात यह है कि आज यही खजाना बहुत बड़े खतरे में है और इसका अस्तित्व दांव पर लगा है। लेकिन जब हम कहते हैं खतरा, तो ये खतरा असल में दिखता कैसा है? चलिए इसे एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जिसके आंकड़े आपको सच में चौंका देंगे। जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के जंगलों में बाघों की संख्या कितनी होगी? अनुमान था 55,000। और महज कुछ दशकों बाद 1973 तक ये संख्या घटकर कितनी रह गई? सिर्फ 1827। जी हाँ, 55,000 से सीधे 1,827। ये गिरावट इतनी खतरनाक थी कि इसने पूरे देश को नींद से जगा दिया। अब जाहिर है, इतने बड़े संकट को देखकर सरकार को एक्शन तो लेना ही था, और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का पहला मोर्चा, सरकार की तरफ से की गई एक टॉप डाउन कार्रवाई। तो सरकार ने किया क्या? देखिए, 1972 में आया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके ठीक एक साल बाद 1973 में लॉन्च हुआ दुनिया भर में मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर। बात यही नहीं रुकी। 80 के दशक में तो तितलियों और भृंगों जैसे सैकड़ों कीड़ों को भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया। और फिर 1991 में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जब पहली बार पौधों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। अच्छा, जंगलों को बचाने के लिए सरकार उन्हें मैनेज भी करती है, और इसके लिए उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट्स, ये सबसे कीमती माने जाते हैं। फिर आते हैं संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, जिन्हें और नुकसान होने से बचाया जाता है। और तीसरी कैटेगरी है अवर्गीकृत वनों की, और यहाँ अक्सर स्थानीय समुदाय एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ सरकारी कानून और नीतियाँ काफ़ी हैं? क्या ये लड़ाई सिर्फ ऊपर से, मतलब टॉप डाउन अप्रोच से जीती जा सकती है? शायद नहीं। और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम पहलू शुरू होता है। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं है। ये उन लाखों लोगों का भी घर है, उन पारंपरिक समुदायों का जो पीढ़ियों से वहीं रहते आए हैं। और संरक्षण की लड़ाई का दूसरा मोर्चा इन्हीं लोगों ने जमीनी स्तर पर संभाला है। और इन लोगों के काम की ताकत तो देखिए। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव वालों ने माइनिंग रोकने के लिए सरकार के ही वाइल्ड लाइफ एक्ट का इस्तेमाल कर लिया। कमाल है ना? अलवर जिले में तो 5 गांव ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को अपने खुद के नियमों के साथ एक सैंक्चुरी ही बना डाला। और हिमालय का विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, उसे कौन भूल सकता है? और हाँ, बीज बचाओ आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि बिना केमिकल के भी अच्छी खेती मुमकिन है। हमारे देश में संरक्षण का एक और बहुत ही अनोखा और पुराना तरीका है पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स। ये असल में जंगल के वो हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय लोग देवी देवताओं का घर मानकर पूजते हैं। और मान्यता ये है कि यहाँ प्रकृति की हर एक चीज की रक्षा करनी है, यहाँ कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि अलग अलग समुदायों ने संरक्षण को अपनी संस्कृति का ही हिस्सा बना लिया है। मिसाल के तौर पर छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल लोग महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं,
ओडिशा और बिहार के आदिवासी अपनी शादियों में इमली और आम के पेड़ों की, और राजस्थान के बिश्नोई समाज को तो देखिए, वो काले हिरण, नीलगाय और मोर को अपने समुदाय का, अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी हिफाजत करते हैं। तो अब तक की कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, संरक्षण की ये लड़ाई किसी एक मोर्चे से नहीं जीती जा सकती। असली कामयाबी का रास्ता तो तभी खुलेगा जब सरकार की टॉप डाउन नीतियां और समुदायों के जमीनी प्रयास दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। और इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी JFM प्रोग्राम, जो 1988 में शुरू हुआ था। अब इसमें होता क्या है? होता यह है कि गांव के लोग मिलकर एक संस्था बनाते हैं और वो खराब हो चुकी जंगल की जमीन की देखभाल करते हैं, उसे फिर से हरा भरा बनाते हैं, और इसके बदले में उन्हें जंगल से लकड़ी के अलावा दूसरी चीजें जैसे फल, फूल या शहद वगैरह इस्तेमाल करने का हक मिलता है। मतलब एक सच्ची पार्टनरशिप। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि हम स्थानीय समुदायों को इस कहानी से बाहर नहीं रख सकते। अगर हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है तो उन्हें मैनेजमेंट में एक सेंट्रल रोल देना ही होगा। उनके बिना ये काम अधूरा है। और जाते जाते गौतम बुद्ध की कही इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। पेड़ सभी प्राणियों को सुरक्षा देता है, यहाँ तक कि उसे काटने वाले, कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी छाया देता है। यह हमें प्रकृति की उदारता और उसे बचाने की हमारी जिम्मेदारी दोनों की याद दिलाती है।